फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। ओके। मीनिंग कॉस्ट का आज हम लोग समझने की ट्राई करेंगे कि कॉस्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है एंड उसकी डेफिनेशन हम लोग सिंपल टर्म्स में समझने की ट्राई करेंगे हम लोग। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द टर्म कॉस्ट, द कॉस्ट टर्म मीन्स समथिंग sacrificed, or let's say to get something in return. Okay, something you are sacrificing to get something in return. Now, when I talk about it, what do you mean by the term something, or let's, और क्या हम लोग इस something के अंदर हम लोग क्या क्या चीजों को हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं? ओके। तो जब मैं बोलता हूँ समथिंग दैट वी आर गोइंग टू सेक्रीफाइस, माई दिस समथिंग कंसिस्ट ऑफ, मेरा समथिंग क्या कंसिस्ट करता है? मेरे रिसोर्सेस। क्या कंसिस्ट करता है? मेरे रिसोर्सेस। अब अगर मैं आपको रिसोर्सेस में लेके जाऊं, तो रिसोर्सेस मुझे क्या बताता है कि रिसोर्सेस मुझे ये बताता है दैट वो कुछ भी हो सकता है। लाइक से फॉर एग्जांपल, माय मनी। ओके। माय मनी, माय टाइम, माय एफर्ट्स। ये तीन मेजरली ऐसी चीज है जो स्पेंड होती ही होती है। इसके अलावा और भी कोई चीज स्पेंड हो सकती है? आंसर इज यस। बट बेसिकली एंड मेजरली ये तीन चीज आप लोग स्पेंड करते हो और लेट्स से सेक्रीफाइस करते हो टू गेट समथिंग इन रिटर्न, यानी फॉर समथिंग इन रिटर्न, यानी आइदर टू गेट द प्रोडक्ट or any particular object that you are willing to purchase. Okay. Or something can also include your revenue portion. मतलब आपकी जो इनकम आप लोग अर्न करते हो उसके लिए भी आप लोग कुछ कॉस्ट इनकर करते हो, या कॉस्ट इनकर करने की बजाय अगर मैं ये वर्डिंग बोलूं कि आप कुछ भी सेक्रीफाइस कर रहे हो, सो दैट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ द कॉस्ट। सो बेसिकली अगर मैं एक एग्जांपल लेकर अगर आपको समझाने की ट्राई करूं, वेरी बेसिक एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को समझाने की ट्राई करूंगा कि लेट्स सपोज, ओके, if I say that I want to purchase a laptop which has a price of rupees 60,000। मैं आज एक पर्टिकुलर शोरूम में गया, मैं एक लेट्स से मैं कोई भी एक डेल कंपनी के शोरूम में गया, मैं डेल कंपनी के शोरूम में गया, मेरे को लैपटॉप परचेस करना था, मैं लैपटॉप की रेंजेस देख रहा था, क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए थे मुझे। मैंने उस सब का मैंने एनालिसिस किया और मेरे को पर्टिकुलर लैपटॉप मेरे को पसंद आया जो मेरी पर्टिकुलर सारी नीड्स को फुलफिल कर रहा था, एंड उसकी प्राइस थी 60,000। नाउ यहाँ पे कॉस्ट का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? वेरी सिंपल, कि आज अगर मैं ₹60,000 स्पेंड करूंगा, अगर आज मैं ₹60,000 स्पेंड करूंगा और लेट्स से मैं आज 60,000 को अगर मैं सेक्रीफाइस करूंगा, अगर मैं ऐसा वर्डिंग्स यूज करूँ आपके साथ, सेक्रीफाइस यूज करूंगा, तो आई विल गेट समथिंग इन रिटर्न ओवर हियर, एंड इन माय दिस पर्टिकुलर केस माय समथिंग विल बी माय लैपटॉप। Okay, my something will be my laptop. So this is nothing but a simple terms definition of cost, that you are sacrificing something to get something in return, and that something in return can be either your any product or any services or any of your revenue portion also, it includes the same. So I hope आप लोग ये terms समझ में आई होगी, बॉडी मीनिंग बेटर टर्म कॉस्ट, एंड आगे के वीडियोस के लिए आगे मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉस्टिंग।
कॉस्टिंग का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, उसको हम लोग थोड़ा सा सिंपल वे में हम लोग समझने की ट्राई करेंगे आज हम लोग कि कॉस्टिंग का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं पहले इसकी मैं डेफिनेशन से बात करूं मैं आपके साथ, अगर मैं कॉस्टिंग की डेफिनेशन की बात करूं तो कॉस्टिंग की डेफिनेशन ऐसा बोलती है दैट इट इज द प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस? इट इज अ प्रोसेस ऑफ, दो चीज का प्रोसेस है। फर्स्ट, डिटरमाइनिंग, एंड सेकंड, पहले क्या करता है? डिटरमाइन करता है, फिर क्या करता है? कैलकुलेट करता है। सो कॉस्टिंग इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड कैलकुलेटिंग। क्या करेगा ये? डिटरमाइन और कैलकुलेट क्या करेगा? ये कॉस्ट। अब कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? अगर आपने नहीं देखा तो मेरे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, कॉस्ट के मीनिंग को डिफाइन करते हुए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ऐसा डिस्क्राइब किया था आपको, इट इज नथिंग बट द रिसोर्सेस, ओके, विच आर बीन सेक्रीफाइस्ड, resources which are being sacrificed. So now it is a process. अगर मैं कॉस्टिंग की डेफिनेशन पे वापस आऊँ तो कॉस्टिंग इज नथिंग बट अ डेफिनेशन, और लेट्स से द कॉस्टिंग इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग। और डिटरमाइन करने के साथ क्या करेगा वो कैलकुलेट भी करेगा आपके लिए, डिटरमाइन भी करेगा, कैलकुलेट भी करेगा कॉस्ट, ओके। डिटरमाइन करेगा, कैलकुलेट करेगा, क्या करेगा? कॉस्ट। किस चीज का कॉस्ट? associated with producing goods or services, associated with producing, associated with producing goods or services। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, गुड्स और सर्विसेज। मतलब क्या हुआ? लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटा सा पहले एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करने की ट्राई करता हूँ, देन फिर मैं आपके पास वापस आऊंगा कि मैं एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं, ओके। लेट्स से एक पर्टिकुलर एग्जांपल में लेके आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। लेट्स से आई एम मैन्युफैक्चरिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्स, ओके। आई एम मैन्युफैक्चरिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्स। अब जब मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जब मैं मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहा हूँ तो मेरे कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस मुझे इंकर करने होंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ खर्चा मुझे करना होगा। लेट्स से अगर मैं उन एक्सपेंसेस की एक एग्जांपल की लिस्ट लूँ तो लेट्स से लेबर का कॉस्ट होगा, ओके। फिर दूसरा मटेरियल्स का कॉस्ट होगा, जो भी इफ एनी मटेरियल्स मेरे कुछ लगेंगे उनका कॉस्ट होगा। तो उन सब कॉस्ट को क्या करूंगा? मैं टोटल अप करूंगा, ठीक है, टोटल अप करूंगा। लेट्स से मेरा लेबर का कॉस्ट हुआ ₹100, ओके। लेबर का कॉस्ट हुआ ₹100, मटेरियल का कॉस्ट हुआ मेरा ₹500। तो टोटल अगर मैं करूंगा इसका तो मेरा कितना हो जाएगा? 600 टोटल। अब ये जो पर्टिकुलर मैंने एग्जांपल आपके साथ जो मैंने डिस्कस किया मैंने आपके साथ, उसमें दिस पोर्शन, ओके, माय दिस पोर्शन रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट, यानी क्या क्या खर्चे आपके लगने वाले हैं, ठीक है। ये आपका कॉस्ट है कि क्या क्या खर्चा लगा, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट लगे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। दूसरी चीज, आपने जो ये प्रोसेस किया ना, आपने ये प्रोसेस इन द सेंस कि आपने लेबर ₹100 लिया, मटेरियल मटेरियल ₹500 लिया, और उसको टोटल करके कैलकुलेट किया 600। दिस प्रोसेस इज नोन एज नथिंग बट कॉस्टिंग। इसे कॉस्टिंग बोलते हैं। यानी फर्स्ट स्टेप, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का कितना खर्चा हुआ उस चीज को बनाने में, अगर आप उसका टोटल खर्चा अगर आप मालूम करना चाहते हैं अपने पास, तो पहली चीज ये होगी आपको उसका कॉस्ट आपको वो निकालना पड़ेगा कि आपके इसमें कौन कौन से खर्चे लगेंगे या कौन कौन से रिसोर्सेस लगेंगे आपके। सेकंड थिंग ये होगा, उसके साथ साथ आपने
आपने निकाल तो लिया कि यहाँ पे लेट सपोज मेरे 5 खर्चे होने वाले हैं, ठीक है। अब वो पांचों खर्चों को मिला के मेरा टोटल खर्चा कितना होगा, दैट इज नथिंग बट द कॉस्टिंग, दैट इज नथिंग बट माई कॉस्टिंग। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ये एक डिफरेंस होता है कॉस्ट और कॉस्टिंग के बीच में। अगर आप जनरल लाइफ में अगर आप देखेंगे तो आप कॉस्ट, कॉस्टिंग, सबका मीनिंग एक जैसा ही आप लोग डिटरमाइन करेंगे, या आप लोगों को एक तरह ही से समझाया जाएगा कि यस कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्टिंग। द आंसर इज नो। कॉस्ट का मतलब होता है कि आपका एक एक इंडिविजुअल कौन कौन सा खर्चा लगने वाला है, और जब आप उन सारे खर्चों को एक साथ मिला देते हो आप, तो उसका मीनिंग हो जाता है कॉस्टिंग फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज, फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज। सो आई होप इसका मीनिंग आपको क्लियर हुआ होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग। बने रहिए हमारे चैनल पे, एंड आगे की वीडियो के लिए हम लोग मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ मैं, विच इज नथिंग बट कॉस्ट अकाउंटिंग। अब तक हमने कॉस्ट देखा, मीनिंग ऑफ कॉस्ट देखा, हमने मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग देखा। नाउ द थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज में देखने वाले हैं, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। बिफोर गिविंग द एक्सप्लेनेशन, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दो, इसके पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन जो है वो हम लोग लिखने की ट्राई करते हैं। सो बेसिकली व्हाट डज द कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स? कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स इट इज अ specialized, it is nothing but specialized branch of accounting. It is nothing but specialized branch of accounting. Okay. Why it is known as specialized branch of accounting, हमें थोड़ी देर में मालूम चलेगा। It is a specialized branch of accounting that focuses on, focus किसके ऊपर है इनका? Now let's try to understand कि इनका focus किसके ऊपर है, so that will give us the better clarity of the things. Okay. That focuses on, first, first is our classifying, second is our allocating, third is our summarizing, classifying, allocating, summarizing, देन समराइजिंग के बाद आता है इसमें एनालाइजिंग, एनालाइजिंग के बाद आएगा हमारा इंटरप्रेटिंग, एंड लास्ट वन वुड बी आवर कंट्रोलिंग। So basically it is a specialized branch of accounting that focuses on all these 6 steps। किसके लिए? हम क्लासिफाई किस चीज को करेंगे, हम एलोकेट किस चीज को करेंगे, हम समराइज किस चीज को करेंगे, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड कंट्रोलिंग किस चीज को करेंगे, हम लोग करेंगे ये सब एक्टिविटीज हम लोग कंडक्ट करेंगे फॉर द कॉस्ट। ओके। ये सारी एक्टिविटी हम लोग करेंगे फॉर द कॉस्ट जो हम लोगों ने इंकर किया है। ओके, एंड कॉस्ट इंकर्ड माइट बी फॉर टू थिंग्स मेजरली, किसी भी चीज के लिए हो सकता है, बट कॉस्ट इंकर्ड मे बी आर मेजरली फॉर टू थिंग्स। फर्स्ट इज मेनली फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, and second is providing services. Okay.
So now let's try to understand the definition of cost accounting on a very granular manner. क्या बोलना चाहते हैं समझिए। अब अगर आप लोगों ने मेरी पहले की इस सीरीज में वीडियो देखी होगी कॉस्ट कि जिसमें मैंने आपको कॉस्ट का मीनिंग मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया है, तो उसमें मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको कि कॉस्ट का मतलब होता है इट इज नथिंग बट आवर कॉस्ट इज नथिंग बट आवर resources that are sacrificed, okay, to obtain something, to obtain a new product or to provide a new services. और अगर आपका उसमें कुछ रेवेन्यू पोर्शन को आप कंसिडर करना चाहते हो मीन्स टू obtain the revenue portion, so that will be again considered as a part of cost, or rather I would say that will be considered as a cost. अब यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या किया कि क्या सॉरी हम लोग क्या करते हैं कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने दो टाइप के कॉस्ट किए मैंने, ओके, मैंने दो टाइप के कॉस्ट किए। पहला किया लेबर, सेकंड किया मैंने मटेरियल का। पहला एक्सपेंस किया मैंने लेबर का, सेकंड किया मैंने मटेरियल का, एंड third that I'm introducing for the first time in my series, that is nothing but my fixed cost. Okay, rather inputting as a fixed cost, I would let's say my electricity expense. Okay. Now when I say I have incurred the cost of labor, I have incurred the cost of material, I have incurred the cost of electricity. Now my next target would be to classify them. क्लासिफाई मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं मैं तो क्लासिफिकेशन मतलब there are certain group of cost based on their nature. Okay, classify means there are certain group of cost group of cost based on their nature, based on their nature. And now अब मैं जब ये बोल रहा हूँ कि based on their nature, so broadly अगर मैं बात करूँ so broadly these are been classified into two types. So broadly, these are being classified into two types. First is fixed cost and second is variable cost. First is fixed cost and second is variable cost. So I am telling you कि मैं इसको broadly मैं इसको classify कर रहा हूँ दो टाइप में कि आप लोग का पहला आएगा fixed cost और दूसरा आएगा वेरिएबल कॉस्ट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने, यहाँ पे जो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया, दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ वेरिएबल कॉस्ट and this particular one expense will be considered, may be considered as fixed cost for simplicity, or rather I can take it another example, electricity expense की जगह I can say rent also over here. So to give you an easy understanding, electricity expense is also considered as a fixed cost, but it has certain criteria that needs to be fulfilled. Okay, so I am avoiding the example of electricity expense right now, and rather I would concentrate on the example of rent. Okay, now हमने जो भी कॉस्ट इंकर किया हमने उसको हम लोगों ने पहले क्लासिफाई किया, ठीक है, कि मेरे कौन कौन से टाइप के कॉस्ट, मेरे फिक्स कॉस्ट हुए, मेरे वेरिएबल कॉस्ट हुए। फिर मैंने उनको एलोकेट किया, एलोकेट किया मतलब क्या कि मेरे फिक्स्ड कॉस्ट मैंने यहाँ पे ये क्लासिफाई कर लिया। अब मेरे फिक्स्ड कॉस्ट में कौन कौन से कॉस्ट आएंगे, तो मेरा आएगा रेंट जो मैंने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में मैंने यूज किया है। मेरे वेरिएबल कॉस्ट में कौन कौन से आएंगे, लेबर एंड मटेरियल, तो जो मैंने इंकर किया। तो पहले मैंने क्या किया, क्लासिफाई कर लिया फ्रेंड्स, क्लासिफाई किया मैंने कि भी मेरे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट रहेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में कौन कौन से कॉस्ट आएंगे, माई लेबर माई मटीरियल मेरे वेरिएबल में आएंगे और ये मेरा जो रेंट है फिक्स कॉस्ट में आएगा। थर्ड समराइज किया, ओके,
समराइजेशन इन द सेंस कि अब मैंने जब वेरिएबल कॉस्ट के अंदर मैंने इन दोनों को इंक्लूड कर लिया, तो लेट्स से मैंने लेबर का कॉस्ट इंकर किया है ₹100, मैंने मटेरियल का कॉस्ट लेट्स से इंकर किया है ₹200, तो मेरा टोटल कॉस्ट मेरा हो गया यहाँ पे 300। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो रहा है मेरा 300। मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ 300। और वैसे इन द सेम सेंस मेरा यहाँ पे फिक्स कॉस्ट अभी की एग्जांपल में खाली रेंट है, विच इज अराउंड लेट्स से 400, कि मेरा 400 का रेंट है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा एक ही एक्सपेंस है जो मेरा फिक्स कॉस्ट में मेरा एलोकेट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेरा फिक्स कॉस्ट आएगा मेरा 400। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे 3 स्टेप हुए: क्लासिफाइंग, एलोकेटिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग। अब एनालाइजिंग क्यों मैं करूंगा? आपने कॉस्ट इंकर कर दिया, ओके। अब आपने कॉस्ट इंकर कर दिया, उसको समराइज कर दिया, उसको एलोकेट कर दिया, अब आप एनालाइज कर रहे हैं हाउ टू अकाउंट फॉर द सेम एंड वेदर दिस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस जो हमने इंकर किए हैं, वेदर दे आर एप्रोप्रिएट और नॉट एप्रोप्रिएट इन द सेंस। अगर मैं आपको फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा और इसमें डिटेल में लेके जाऊं, तो एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये तीनों स्टेप एक साथ हम समझेंगे। एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, एनालाइजिंग में क्या होगा कि मेरा था कि मैंने वेरिएबल कॉस्ट मेरा ₹300 है, वेरिएबल कॉस्ट मैंने ₹300 मैंने यहाँ पे इंकर किया, मेरे को डेटा मिली। फिक्स कॉस्ट मैंने इंकर किया 400। अब मेरे को ये भी मालूम करना है, इज दिस कॉस्ट अप्रोप्रिएट, का ये प्रॉपर है? प्रॉपर इन द सेंस क्या ये ज्यादा हुए हैं, क्या ये कम हुए हैं एज एक्सपेक्टेड, या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हुए? तो मैं क्या करूंगा, पहले एनालाइज करूंगा। अच्छा, मेरे फिक्स कॉस्ट हुए 400, मेरे वेरिएबल कॉस्ट हुए 300। अच्छा, अब मैं इंटरप्रेट करूंगा कि यस एज कंपेयर टू माई एक्सपेक्टेशन कि ये ज्यादा हुए हैं कि कम हुए हैं, एज एज कंपेयर टू माई बजट या एक्सपेक्टेशन, ये मेरे ज्यादा हुए हैं या कम हुए हैं, दैट कम्स अंडर इंटरप्रेटिंग। एंड लास्ट स्टेप इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग केस बट ऑब्वियस है, कंट्रोलिंग में क्या बोलना चाहूंगा, कंट्रोलिंग में मैं खाली इतना ही ध्यान रखूंगा ना, अगर ये पर्टिकुलर एक्सपेंसेस जो है अगर मेरे विद इन द बजट हुआ है या विद इन द एक्सपेक्टेशन हुआ है, सो इट्स ओके, नो वरीज। ठीक है, मेरा कॉस्ट कम हुआ है तो मेरे को मेरा बेनिफिट है। इफ यस, अगर मेरा नॉट विद इन द बजट और नॉट विद इन द एक्सपेक्टेशन है ये, अगर मेरा नॉट विद इन द एक्सपेक्टेशन है, तो यस, नीड टू कंट्रोल दैट, नीड टू कंट्रोल दैट। मेरे को ध्यान देना होगा कि ये क्यों मेरा एक्सपेक्टेशन से इंक्रीज हुआ है कॉस्ट ये। तो दिस कम्स अंडर द कंट्रोलिंग। ओके फ्रेंड्स, सो इफ आई वंस अगेन स्टार्ट विद द डेफिनेशन की कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या थी? कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन में पहला, इट इज नथिंग बट अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग which focuses on my classification, whether it is fixed or variable, it is allocating कि मेरा allocate मैं करूँगा कि कौन सा cost किस में include होगा, summarize करूँगा मैं, जो यहाँ पे मैंने summarization किया मैंने, फिर मैं analyze, interpret and controlling करूँगा मैं। ओके, तो this is nothing but the definition of cost accounting, this is nothing but the definition of cost accounting। अगर इसका मैं example दूँ आपको मैं, ओके, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं मैं, तो मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट फॉर रॉ मटेरियल, जो मैंने एग्जांपल में लिया, आपका लेबर कॉस्ट एंड आपका ओवरहेड कॉस्ट। अब ओवरहेड कॉस्ट मतलब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे हमने हमारे एग्जांपल में लिया था व्हाट, रेंट लिया था हमने। ओवरहेड का मीनिंग क्या होगा, वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग सेशंस कि ओवरहेड का मीनिंग क्या होता है। एंड सेकेंड, इसका कॉस्ट अकाउंटिंग का एग्जांपल ले सकते हैं, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, फॉर द टाइमिंग, मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया
कि एलोकेट करना मतलब यू नीड टू क्लासिफाई कि आपका ये कॉस्ट जो है, आपका जो पर्टिकुलर कॉस्ट है, या आपका लेबर का हुआ, मटेरियल का हुआ, या आपका फिक्स्ड कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट है। दिस was just to make you understand the meaning of allocation, but rather अगर मैं आपके एग्जैक्ट एग्जाम्पल के साथ जाऊँ तो एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू डिफरेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, टू डिफरेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, और लेट्स से कॉस्ट सेंटर्स। क्या होता है ये एलोकेशन टू डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स, कैसे टाइप के कॉस्ट आपके जाते हैं कॉस्ट सेंटर्स में, ये सारा हमारे अपकमिंग सेशंस में डिस्कशन में आएगा। बट टाइमिंग आप ये समझ सकते हैं कि जो भी हमारा कॉस्ट हुआ है, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हुआ है, वो हमारा फिक्स कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट है, दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड पुट इट इनटू द रिस्पेक्टिव कैटेगरी. So this is what the definition of cost accounting. Once again, to summarize it, it is nothing but a specialized branch of accounting which focuses on classifying, allocating, summarizing, analyzing, interpreting, and controlling the costs incurred for production of goods or for providing of services. So I hope friend आप लोगों को ये concept clear हुआ होगा cost accounting का. And for further videos, keep subscribing the channel, and we will meet in the next video. Thank you friends. Thank you very much. Hi friends. uh, welcome back to my channel. and आज का टॉपिक जो है, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, that is nothing but cost accountancy. हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंसी का मीनिंग आज समझेंगे, एंड उसके साथ साथ उसका क्या रेलेवेंस होता है इन वेरियस टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग, दैट ऑल्सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. नाउ अगर मैं इसकी मीनिंग से बात करूं फ्रेंड्स में, कि हमारा कॉस्ट अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या होता है, तो सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं, इट इज नथिंग बट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. इट इज नथिंग बट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ टू थिंग्स. किस किस चीज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा? फर्स्ट इज कॉस्टिंग, जो हमने हमारे चैनल के इंक्लूड किया है विद इट एक्सप्लेनेशन. कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. कॉस्टिंग प्लस कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अब एक्चुअली फ्रेंड्स एक सिनारियो समझते हैं हम लोग, और उसके बाद हम लोगों को ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना कि कॉस्ट अकाउंटेंसी होता क्या है. ठीक है, हमने आज तक क्या समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट. ओके, हम लोग ने वो समझा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग, वो हम लोगों ने समझा. ओके, हम लोगों ने ये समझा कि भाई ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हमने कि भाई कैसे चलता है, क्या मीनिंग है उसका, क्या रेलेवेंस है उसका. वो सब चीजें हम लोगों ने समझने की ट्राई की. अगर आप लोग चैनल पे न्यू आए हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इन दोनों के ऊपर लेक्चर्स देख सकते हैं, सेशन देख सकते हैं. नाउ अब एक एग्जांपल लेते हैं, तो शायद हम एग्जांपल से थोड़ा सा बेटर तरीके से ज्यादा हम लोग समझ पाएंगे. मेरे एग्जांपल में क्या लेने की ट्राई कर रहा हूँ समझिए. ओके, लेट्स से मैं एक एक्स लिमिटेड हूँ. ओके, लेट्स एक्स लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, में काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट है वो. अब अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट है, एंड उसके साथ साथ अगर मैं ये बोलूं दैट वो एक प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट एबीसी. ओके, क्या बनाती है? प्रोडक्ट एबीसी. वो क्या करती है? वो मैन्युफैक्चर करती है. नाउ टू मैन्युफैक्चर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एबीसी फ्रेंड्स, उसको कुछ कॉस्ट इंकर करने पड़ते हैं, उसको कुछ कॉस्ट इंकर करने पड़ते हैं. लेट्स से कॉस्ट और उसके रिस्पेक्टिव अमाउंट क्या होंगे. ओके, लेट्स से वो बोलते हैं कि हमें मटेरियल चाहिएगा
₹200 का। पर्टिकुलर प्रोडक्ट एबीसी को मैन्युफैक्चर करने में लेबर लगेगा 300, एंड उसके साथ साथ आपके अदर कॉस्ट लगेंगे आपके 100, तो आपका हो जाएगा टोटल कॉस्ट हुआ 600। ठीक है, आपका टोटल कॉस्ट क्या हुआ 600। ये तो एज सिंपल है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटेंसी। टोटल कॉस्ट मेरा कितना हुआ 600 होगा मेरा, मैं ऐसा भी मान के चल रहा हूँ या हो चुका है। मैं उस तरीके से डील करने की ट्राई कर। नाउ लेट सपोज एक और पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, और सॉरी एक और पर्टिकुलर मेरा कंपटीटर है, एक्स लिमिटेड का कंपटीटर है वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड कंपटीटर है, वाई लिमिटेड इज ऑल्सो अंडर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इटसेल्फ। वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, वो भी प्रोडक्ट एबीसी बनाता है। ठीक है, वो भी प्रोडक्ट एबीसी बनाता है। मुझे उनका कॉस्ट नहीं पता है कि वाई लिमिटेड एबीसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में कॉस्ट क्या इंकर करता है, मुझे कोई आइडिया नहीं। ठीक है, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं, क्योंकि भाई वो कॉस्ट एक्चुअली क्या होता है, इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। एंड कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना पर्टिकुलर कॉस्ट इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डिस्क्लोज नहीं करती है कि हाँ ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में हमारा कॉस्ट कितना गया हमारा। ओके, अब मुझे इसका सेलिंग प्राइस पता है, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो देखिए मार्केट में सबको मालूम ही होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका मार्केट प्राइस क्या है या सेलिंग प्राइस क्या है। ओके, अगर मैं सेलिंग प्राइस इसका देखने गया मार्केट में, मेरा कंपटीटर है, तो मैंने इसका देखा कि इसका सेलिंग प्राइस है 650 रुपीज इन द मार्केट। अब मुझे इतना समझ में आता है कि अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस, सेलिंग प्राइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द टर्म सेलिंग प्राइस, अगर 650 है, तो बट ऑब्वियस है उसका कॉस्ट जो है एट 650 से कम होगा। ठीक है, 650 से कम होगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ, अब जब मैं ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो मेरा कॉस्ट आया 600। अब मेरे इसके अंदर मैं मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड करता हूँ, लेट से 50 रुपीज का, नॉट गोइंग इनटू द परसेंटेज मैटर। मैं इसे 650 रुपीज का मैं सेलिंग प्राइस मैं भी डिसाइड करता हूँ। बट मेरे को ये चीज देखनी है दैट वेदर इट इज फिजिबल फॉर मी टू सेल द प्रोडक्ट एट 650, बिकॉज मेरा कॉस्ट ही 600 हो रहा है। जिस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट में 600 हो रहा है, उसको मैं 650 पे मेरे लिए फिजिबल नहीं है। ओके, मेरे लिए फिजिबल नहीं है, मेरे लिए कि भी मैं इसको इस पर्टिकुलर प्राइस पे मैं इसे सेल कर पाऊँ, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट खाली 50 रुपीज ही ऐड कर पा रहा हूँ। मैं क्यों बोलो ऐड कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कंपटीटर 650 में इसको सेल कर रहा है। एंड अगर कल को मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर मैं 650 से ज्यादा में सेल करूंगा, मैं ओके, अगर मैं इस प्रोडक्ट को अगर मैं 650 से ज्यादा में सेल करूंगा, तो बट ऑब्वियसली मेरी सेल्स डाउन, मेरी सेल डाउन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। लोग मेरा प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे, वो लोग ये बोलेंगे why should I product sorry why should I purchase your product when it is available in the market at rupees 650 itself। आई एम फर्दर अज्यूमिंग कि दोनों की क्वालिटी सेम लेवल पे है। ओके, तो दोनों की क्वालिटी यानी जो प्रोडक्ट एक्स लिमिटेड परचेज सॉरी मैन्युफैक्चर कर रहा है, एंड उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट वाई लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रहा है, दोनों की क्वालिटी सेम है। वाई पर्टिकुलर कंज्यूमर विल पे मोर फॉर दिस। ओके, सो जो चीज मेरे कंट्रोल में है, आई ट्राई टू कंट्रोल दैट। मेरे कंट्रोल में है कॉस्ट, मेरे कंट्रोल में कॉस्ट, आई विल ट्राई टू सी कि मैं इस पर्टिकुलर कॉस्ट को मैं कैसे डाउन लेके आऊं। क्वाइट पॉसिबल मुझे, मैं जहां से रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूँ, वो रॉ मटेरियल मेरा सोर्स जो है वो थोड़ा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू मार्केट प्राइस। लेबर जो मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ, लेबर वो मेरे एज कम्पेयर टू मार्केट प्राइस कॉस्टली है, एंड अदर कॉस्ट इन द सेम वे। तो क्या हुआ, जब मैंने यहाँ पे लिखा है कि कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज करके मैंने ये मालूम कर लिया कि भाई मेरा मटेरियल का प्राइस 200 लगेगा, लेबर का प्राइस 300 लगेगा, अदर कॉस्ट का प्राइस 100 लगेगा। ओके, 600 लगेगा।
अब 600 लाने के बाद आई नीड टू टेक अ डिसीजन दैट वेदर दिस कॉस्ट इज अप्रोप्रिएट और नॉट। क्या ये कॉस्ट जो मैं इंकर कर रहा हूँ या इंकर करने वाला हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है? क्योंकि मैं प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं मेरे कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता हूँ। आंसर इज ये। तो इसलिए बोला गया है इट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी इज नथिंग बट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। It is nothing but the practical application. It is nothing but the practical application of costing as well as cost accounting principle. It's nothing but the practical implementation of costing plus cost accounting principle. I hope आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को। ओके। अब इसमें क्या होता है, ये काम कौन करता है कि आप लोगों ने ये एनालाइज कर लिया कि इतना कॉस्ट लगेगा, बट इट इज अप्रोप्रिएट और नॉट। यहाँ पे आपके कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल स्टार्ट होता है टू डिटरमाइन कि आपने जो मटेरियल के ऊपर जो 200 स्पेंड करने वाले हो किया है वो प्रॉपर है कि नहीं, लेबर का एंड फॉर द अदर कॉस्ट इन द सेम। नो डाउट कॉस्ट अकाउंटेंट असिस्ट करते हैं मैनेजमेंट को। नो डाउट कॉस्ट अकाउंटेंट असिस्ट करते हैं मैनेजमेंट को टू मेक द डिसीजन अबाउट द रेलेवेंट सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, बिकॉज मैनेजमेंट ने आपको अपॉइंट किया है टू डिटरमाइन दैट वेदर दिस रुपीज 600 इज एन अप्रोप्रिएट प्राइस और नॉट। इसलिए आप लोग मैनेजमेंट को आप लोग असिस्ट करते हो कि यस 600 इज अप्रोप्रिएट और नॉट, एंड क्या हम 650 पे सेल आउट करेंगे, सो वेदर वी आर इन पोजिशन टू रिकवर अवर ऑल द कॉस्ट और नॉट, क्या हम अपने सारे खर्चे हम निकाल पाएंगे। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन और लेट्स से बेसिक मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो अगर मैं कॉस्ट अकाउंटेंसी के जो जो पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं उसको अगर मैं समराइज करने की ट्राई करूं, तो पहला पॉइंट तो आ जाएगा इट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। किस चीज का? कॉस्टिंग, आपके कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, विच इज बीन यूज्ड बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट टू असिस्ट मैनेजमेंट इन द डिसीजन मेकिंग, to assist the management in the decision making that whether the cost जो आप 600 बोल रहे हो वो appropriate है कि नहीं, proper है कि नहीं, and accordingly the selling price can be decided, and the future of the enterprise can be made successful. So this is how the meaning of cost accountancy goes on. I hope आप लोगों को ये सिंपल सी सा कंसेप्ट और सिंपल सा टर्म आपको समझ में आया होगा। If you have any comment or if you have anything to share, please just comment in the comment section, and please follow the channel for the more videos. Thank you friends, thank you very much for your time. हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो हम डिस्कशन में लेने वाले हैं दैट इज अवर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझने की ट्राई करेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअली होता क्या है, एंड हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क इफेक्टिवली एंड टू वर्क फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। मीनिंग से क्या बोलना चाहता है ये? ओके। मीनिंग में मीनिंग क्या है इसका? इट प्रिपेयर्स बोथ, इट प्रिपेयर्स फॉर बोथ। ओके, इट प्रिपेयर्स फॉर बोथ। कौन कौन से डेटा प्रिपेयर करता है? फर्स्ट इज फिनेंशियल एज वेल एज नॉन फिनेंशियल। अगर मैं डेटा बोलूं या फिर अगर मैं उसको और सिंप्लीफाई बोलूं, सिंप्लीफिकेशन करके बोलूं, तो मैं इंफॉर्मेशन वर्ड में बोल सकता हूं जो हमें समझने में थोड़ा इजी रहेगा कि फिनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नॉन फिनेंशियल इंफॉर्मेशन।
ओके, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नॉन फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड उसके साथ साथ और वो क्या हमें बताता है, ओके, उसके एस्पेक्ट्स भी बताने की हमें ट्राई करता है कि वो क्या क्या चीजों को कंसीडर करता है। ठीक है, एक तो होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स और दूसरा होता है नॉन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। एक होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स और एक होता है नॉन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली है क्या, ये तो मेरे उसकी जो थियोरेटिकल डेफिनेशन है वो मैंने आप लोग को डिफाइन करने की ट्राई की मैंने, बट एक्चुअल में बोलना क्या चाहता है वो हम लोग समझने की ट्राई करेंगे फ्रेंड्स। ओके, अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है ना, एक्चुअली आपको ओवरऑल व्यू पॉइंट कंसीडर करना स्टार्ट करना पड़ता है एज अ मैनेजमेंट। देखो, आप जब मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट मीन्स आप एक पर्टिकुलर कंपनी के ओनर हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो आपको उस पर्टिकुलर कंपनी को हर तरीके से मैनेज करना है। ओके, आइदर, या आप बोल सकते हो कि अगर उसमें आपका प्रॉफिट हो रहा है, ओके, तो कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ओके, स्टेबल हो रहा है, ये सब चीज आपको मैनेज करनी पड़ती है। इसका मतलब फिनेंशियल इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस पहले पहलू की बात करूं अगर मैं, तो इसमें आ सकता है कॉस्ट, इसमें आ सकता है रेवेन्यू, और बट ऑब्वियस उसके साथ साथ आ सकता है प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, बट फ्रेंड्स मेरे को आप एक बात बताइए, क्या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, खाली खाली क्या वो सिर्फ एक रीजन से, कि जैसे वो कॉस्ट कम इनकर कर रहा है, रेवेन्यू ज्यादा कमा रहा है और प्रॉफिट अच्छा कमा रहा है, तो क्या वो सस्टेनेबल वे में काम कर सकता है, क्या लंबे टाइम तक टिक सकता है? द आंसर इज नो। ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉस्ट को इनकर करते टाइम, इस पर्टिकुलर रेवेन्यू को अर्न करते टाइम, इस पर्टिकुलर प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए वी हैव अदर नॉन फिनेंशियल इंफॉर्मेशन आल्सो which will help to generate this, or which will help to gain the benefit of the financial information। जैसे क्या है, फॉर एग्जाम्पल, एक आपका होता है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। आप अपने आप तो जनरेट नहीं कर सकते, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग एज एन ओनर ऑफ ए लार्ज स्केल इंडस्ट्री या लार्ज स्केल कंपनी, तो आपको उसमें एम्प्लॉयज की हेल्प चाहिए होती है टू टू जनरेट द रेवेन्यू। एंड उसके लिए आपको ये भी देखना पड़ता है that whether the employees are satisfied and are working in a very fruitful environment or not. So this information is very much important। फिनेंशियल तो है, बट फिनेंशियल को जनरेट करने के लिए आपको नॉन फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी आपको मैनेज करना पड़ता है आपको। नो डाउट इसको मैं बुक्स में फिगरेटिव वे में नहीं मैं डिस्क्राइब कर सकता, इसको मैं बुक्स में मैं फिगरेटिव वे में मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ कि भाई एम्प्लॉयर का सेटिस्फेक्शन जो है वो 600 रुपए का। नो, आंसर इज नो। आप लोगों ने फ्रेंड्स देखा होगा, आप लोगों के पास अगर आप कोई सर्विसेज आप लोग यूज करते हो, लेट्स से कहीं से मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस मैंने परचेज किया, मैंने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस परचेज करने के लिए मैं एक पर्टिकुलर शोरूम में गया, लेट्स से मैं एलजी के शोरूम में गया या किसी क्रोमा के शोरूम में गया या विजय सेल्स के शोरूम में, किसी के भी मैं एक शोरूम में गया। वहां पे मेरे को कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव मिलते हैं, वो मेरे को जो मेरी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट की उसके हिसाब से प्रोडक्ट मेरे को डिस्प्ले करते हैं, उनके प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली वी मेक अ डिसीजन एज एन कस्टमर कि हमें ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करना है कि नहीं। ओके, उसके बाद क्या होता है, आपके पास एक सर्वे के लिए या फीडबैक के लिए एक मैसेज आता है आपके पास, या आप कोई भी बैंकिंग जो भी कंपनीज है उनमें आप कॉल करते हो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव में, तो वो आपको बोलते हैं कि सर हमको रेटिंग दे दीजिएगा, कि सर 10 बीइंग द हाईएस्ट एंड 1 बीइंग द लोएस्ट, तो आपको हमारी सर्विसेज अच्छी लगी कि नहीं, उसके हिसाब से आप प्लीज रेटिंग दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। सो
हम वो फीडबैक का कोई अमाउंट नहीं होता है, बट वी हैव सर्टेन स्केल टू मेजर इट। वी हैव सर्टेन स्केल टू मेजर इट। ओके, वी हैव सर्टेन स्केल टू मेजर इट। तो ये कुछ ऐसी ही बात कर रही है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का ओनर हूं, तो मुझे ये मालूम करना है कि भी क्या मेरे एम्प्लॉयज क्या कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या एनवायरनमेंट जो है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या इतना सही है दैट दे वुड बी हेल्प दैट दे कुड हेल्प मी टू जनरेट द प्रॉफिट्स और नॉट। तो इस हिसाब से ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की मैं बात कर रहा था। कस्टमर लॉयल्टी। ओके, अगर मैं कस्टमर लॉयल्टी की बात करूं, फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का मैंने एग्जांपल दिया। मेरे को समझिए आज मैंने एक्स प्रोडक्ट परचेज किया एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस से, कल को मुझे एक वाई प्रोडक्ट भी चाहिए मुझे। तो बट ऑब्वियस मेरे दिमाग में पहले क्या आएगा थॉट कि हाँ लास्ट बार वो एक्स प्रोडक्ट परचेज किया था ना इस पर्टिकुलर शोरूम से, वहीं पे चलते हैं। वहां पे सर्विसेज अच्छी मिलती है, वहां पे प्रोडक्ट्स की रेंज ज्यादा है, तो क्या हुआ कस्टमर वहां पे ही दोबारा जाना चाहेगा। सो इन द सेम वे अगर मैं कंपनी का या मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का ओनर हूँ या कोई प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता हूँ सेल करता हूँ, तो मेरे को इस लेवल की मेरे को सर्विसेज उनको देनी है एट द टाइम ऑफ परचेज एंड आफ्टर द परचेज के भी मेरी कस्टमर लॉयल्टी मेरे पे कितने आ रही है। अब कस्टमर लॉयल्टी को मेजर कैसे करेंगे? अभी उसको मेजर कैसे कर सकते हैं? एक तरीके से कर सकते हैं, सिंपलेस्ट वे बताता हूँ कि एक पर्टिकुलर कस्टमर है, वो मेरे पास से उसने एक साल में कितने प्रोडक्ट परचेज किए। ओके, अगर वो मेरे शोरूम से एक साल में 5 प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, तो दैट पर्टिकुलर कस्टमर इज शोइंग अ सर्टेन लेवल ऑफ लॉयल्टी टू मी। क्यों? क्योंकि मैं एक अच्छी सर्विसेज को प्रोवाइड कर पा रहा हूं मैं। तो दिस ऑल्सो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज वेरी हेल्पफुल। सो इस नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज वेरी हेल्पफुल टू जनरेट द गुड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बट ऑब्वियस है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अच्छी रहेगी, कस्टमर लॉयल्टी अच्छा रहेगा मेरा, तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी, बट ऑब्वियस है मेरा प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे मेरा इंक्रीज होने वाला है, मेरा रेवेन्यू भी यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। सो दिस इज हाउ द मैनेजमेंट टेक्स केयर ऑफ दिस फिनेंशियल एज वेल एज नॉन फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ओके, अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, दैट इज क्वालिटेटिव अप्रोच एंड नॉन क्वालिटेटिव अप्रोच। ओके, अगर मैं क्वालिटेटिव अप्रोच या नॉन क्वालिटेटिव अप्रोच की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये कहीं ना कहीं आपके इसी पॉइंट के साथ आपके ये कनेक्टेड है। ओके, आपके इसी पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। कौन से पॉइंट के साथ? आपका ये क्वालिटेटिव मतलब हो जाएगा आपका ये नॉन फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, और आपका नॉन क्वालिटेटिव हो जाएगा आपका फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, कैसे लेते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्वालिटेटिव बात करूं तो यस, अगर मैं एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन की क्वालिटी अच्छी हुई मेरी, तो बट ऑब्वियसली मेरा मेरा प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा होगा, यस, बट मैं उसे फिगरेटिव वे में नहीं लेके जा सकता हूं, मैं इसे फिगरेटिव वे में नहीं लेके जा सकता हूं मैं। ओके, इन द सेम वे फॉर द नॉन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑल्सो, नॉन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मतलब जिसकी कोई क्वालिटी नहीं है, मतलब के फिगर्स है मेरे पास, यानी मेरे पास फिनेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक रेवेन्यू, लाइक माय कॉस्ट, लाइक माय प्रॉफिट एंड सो ऑन। सो दिस इज हाउ, जिससे आप लोगों का क्या होता है, एक इम्पैक्ट होता है आप लोगों का। ठीक है, सो दैट इज द वाई इसलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट प्रिपेयर्स फॉर बोथ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, it prepares for non-financial information. It prepares for financial information. It prepares for non-financial information along with the qualitative aspect and along with the non-qualitative aspect. अब ये एक्चुअली इस प्रोसेस में और क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है वो समझने की ट्राई करते हैं हम लोग। इस प्रोसेस में क्या क्या चीजें और इंक्लूड होती है, ये तो हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेसिक्स हमने समझने की ट्राई की। ठीक है, बेसिक्स हमें समझने की ट्राई की। अब मेरे को आप बताइए, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, या आपका नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। आपको कुछ चीजों की प्लानिंग, कुछ चीजों की बजटिंग आपको करके रखनी पड़ेगी। द आंसर इज यस। आपको कुछ चीजों की प्लानिंग, कुछ चीजों की बजटिंग आपको पहले से करनी पड़ेगी। यस, तो अगर मैं इसमें बात करूं, मैं अगर फर्दर पॉइंट्स की, ओके, जस्ट अ मोमेंट, यस, अगर इसमें बात करूं फर्दर पॉइंट्स की जो मुझे कंसीडर करना चाहिए मुझे,
while considering the definition of management accounting. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में और हम लोग फर्दर पॉइंट्स हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं, लेट्स डिस्कस आउट दैट. इट इंक्लूड्स डूइंग डिसीजन मेकिंग. Okay, it includes strategizing. It includes planning. Okay, performance management. आपका क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. और उसके साथ साथ आपका क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट. ओके. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, ओवरऑल आपका एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग होता है. आपका क्या होता है, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग आपका हो जाता है फ्रेंड्स. यहाँ पर कैसे होता है समझने की ट्राई करते हैं, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कैसे होता है. अगर मुझे पता है कि मेरे, अब फ्रेंड्स कुछ भी मैं नया काम स्टार्ट करूंगा तो बट ऑब्वियसली फ्रेंड्स मैं उसकी प्लानिंग करूंगा. ओके. प्लानिंग करूंगा मैं, ये सबसे पहले मैं उसकी प्लानिंग करूंगा कि भी मेरा नेक्स्ट ईयर का बजट क्या होगा. मेरे लास्ट ईयर के डेटा के कंपैरिजन में मैं इस साल का बजट में मेरा डिसाइड करूंगा या मैं प्रिपेयर करूंगा. मैंने एक बार बजट प्रिपेयर कर लिया, प्लानिंग कर लिया, मैं उसकी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा कि हाँ, मेरे को इस पर्टिकुलर ईयर में मेरे को 100 करोड़ का मेरे को टर्नओवर करना. लास्ट ईयर मैंने 70 करोड़ का टर्नओवर किया था. करंट ईयर में आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे 100 करोड़ मुझे 100 सीआर का टर्नओवर का, तो 100 सीआर का टर्नओवर करने के लिए आई नीड टू प्रिपेयर सर्टेन स्ट्रैटेजीज. आंसर इज यस. ओके. स्ट्रैटेजी किया, अब उसके लिए स्ट्रैटेजी को फाइनलाइज करना, दैट इज नथिंग बट डिसीजन मेकिंग. ठीक है. अब मैं अगर स्ट्रैटेजी भी बनाता हूँ फ्रेंड्स, अगर मैं तो स्ट्रैटेजी भी ऐसी थोड़ी बना लूंगा. मैं जब मैं स्ट्रैटेजी भी बनाने आता हूँ फ्रेंड्स में, तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए भी क्या करता हूँ, जब मैंने बोला कि मैं एक बार 100 करोड़ का टर्नओवर करूंगा, तो 100 करोड़ का टर्नओवर करने के लिए मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट का एक्सपेंस भी करना पड़ेगा मुझे. यस. यहाँ से मेरी स्टार्ट हो जाती है ये फिनेंशियल, नॉन फिनेंशियल, क्वालिटेटिव एंड नॉन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को कंसीडर करके, ये इतने जो पॉइंट्स हमने देखे ना फ्रेंड्स, हमने इन पॉइंट्स को कंसीडर करके मेरी प्लानिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग, डिसीजन मेकिंग स्टार्ट हो जाता है. अब मैंने आपको जैसे बोला, मुझे पास्ट ईयर का भी डेटा चाहिए मुझे. ओके. तभी तो मैंने इस साल में डिसीजन लिया या मैंने फोरकास्ट किया कि मैं 100 करोड़ का टर्नओवर करूंगा. तो मेरे को पास्ट ईयर के लिए मेरे को देखना पड़ेगा ना कि भाई परफॉर्मेंस मैंने मेजर की है, क्या वो अच्छी थी, उसको मेंटेन करना है. अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो क्या मेजर्स लेने हैं ताकि वो परफॉर्मेंस मेरी इतनी अच्छी हो कि मैं इस साल में 100 सीआर का टर्नओवर में अचीव कर पाऊं. अगेन, कीपिंग इन टू माइंड ऑल दिस एस्पेक्ट्स. रिस्क मैनेजमेंट. यस, मुझे रिस्क भी मैनेज करना पड़ता है. इफ यू आर डूइंग एनी बिजनेस और यू आर डूइंग एनीथिंग, यू नीड टू मेंटेन द रिस्क लेवल एज मच एज लो एज यू कैन. आप अपना रिस्क जितना कम से कम रख सकते हैं आप रखेंगे, बट यू नेवर एवर कैन मेक द रिस्क एज जीरो. ठीक है. आप अपना रिस्क आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं थ्रू द रिस्क मैनेजमेंट पोर्शन. So this is how the management accounting works. कि management accounting, it prepares data for both financial information and non-financial information, keeping into aspect your qualitative aspect and non-qualitative aspects, which is useful for decision making, strategizing, planning, performance management, risk management, which helps an enterprise to make an informed decision making, I hope friends आप लोगों को ये important टॉपिक क्लियर हुआ होगा. इफ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर आपको कोई क्वेरी है प्लीज फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए. आई विल ट्राई टू गिव द रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल एंड एज एक्यूरेट एज पॉसिबल आई कैन. Okay friends, keep liking, keep subscribing the channel, and let's meet in the next video for some further concepts. Thank you friends. Thank you.
हाय फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉस्ट मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कॉस्टिंग देखा, कॉस्ट अकाउंटेंसी देखा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखा। नाउ कॉस्ट मैनेजमेंट। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट कॉस्ट मैनेजमेंट, में कॉस्ट मैनेजमेंट को अगर मैं सिंप्लीफाई करके अगर आपको समझाने की ट्राई करूँ, उसकी डेफिनेशन तो सिंपल सी डेफिनेशन है और सिंपल सा कंसेप्ट है उसका। कॉस्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है? इट एम्स टू, इसका एम क्या है? इसके दो एम है फ्रेंड्स। ओके, पहला कंट्रोल एंड सेकंड ऑप्टिमाइज। पहला कंट्रोल एंड दूसरा ऑप्टिमाइज। आपको किस चीज को कंट्रोल करना है एंड किस चीज को ऑप्टिमाइज करना है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। बट ऑब्वियस हमें कॉस्ट को, हमारे एक्सपेंस को हमें कंट्रोल करना है या हमारे एक्सपेंस को हमें ऑप्टिमाइज करना है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा कंट्रोल की, तो आप बोलोगे कि कंट्रोल करना मतलब हम लोग क्या कम कॉस्ट इंकर करके खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट दे या खराब क्वालिटी की सर्विसेज दे? द आंसर इज नो। यहाँ पे ऑप्टिमाइज वर्ड यूज ही इसलिए किया गया है कि आप कॉस्ट को कंट्रोल करो, ऑप्टिमाइज करो। एंड उसके साथ साथ क्या होगा आपका, अगर आप इन दोनों चीजों को यूज करते हैं तो आप लोग क्या करोगे? आप लोगों को क्वालिटी भी मेंटेन करनी है। आप लोगों को क्या करनी है? आप लोगों को क्वालिटी भी आप लोगों को मेंटेन करनी है। यस। अब एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपको कंट्रोल वर्ड का मैं आपको मीनिंग यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है वो समझाने की ट्राई करता हूँ। लेट्स से मेरे को मालूम है मैं एक प्रोडक्ट एक्स है। ओके, मैं एक प्रोडक्ट एक्स को मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ मैं। ओके, मैं प्रोडक्ट एक्स को मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, उसमें लेट्स से मेरा मटेरियल लगता है। अगर मैं प्रोडक्ट एक्स को मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो उसमें मेरा मटेरियल लगता है फ्रेंड्स, मेरा लेट्स से 1 kg का। ओके, एंड मैं वो 1 kg का जब मैं इनपुट करता हूँ फ्रेंड्स में, तो मेरे को पता है मेरा आउटपुट कितना आएगा। मेरा 1.5 kg का मेरा फिनिश गुड का मेरा आउटपुट आने वाला है। ओके, अब मैं जब ये कंट्रोल करने की बात करता हूँ, मैं ऑप्टिमाइज करने की बात कर रहा हूँ, आई नीड टू मेक श्योर कि जो भी मेरे मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस है, ओके, और उनमें जो जो भी मैं प्रोसेस में यूज कर रहा हूँ या फिर मैं कोई भी कॉस्ट अगर इनकर कर रहा हूँ, तो वो मैं प्रॉपरली उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करूँ। उनका मैं क्या करूँ? मैं बेस्ट यूटिलाइजेशन करूँ फ्रेंड्स। मतलब क्या हुआ कि आई नीड टू मेक श्योर कि मेरे पास इतने एफिशिएंट वर्कफोर्स है मेरे पास, कि ताकि जो 1 kg मटेरियल का प्रॉपरली ध्यान से काम करके यूज करे और उसमें से 1.5 kg का वो उसमें से आउटपुट मेरे को ला के दे, विच इज एज एक्सपेक्टेड। दिस इज नोन एज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। कि आपने 1 kg मटेरियल का कॉस्ट लेट से आपका 50 रुपीज था, तो आपने 50 रुपीज का ऑप्टिमाइज यूज किया, प्लस आपके जो लेबर फोर्स थे या आपके वर्क फोर्स थे, उसका आपने बेस्ट यूटिलाइजेशन किया टू गेट द डिजायर रिजल्ट्स। ओके, कंट्रोल पे आता हूं मैं। अब अगर मैं कंट्रोल पे बात करूं तो मेक श्योर कि आपका कोई वेस्टेज या तो नहीं हो। ओके, वेस्टेज नहीं हो या तो वेस्टेज आपका कम हो, दैट इज नोन एज कॉस्ट कंट्रोल। क्योंकि आपको फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स जो आप लोग को बात जो यहाँ पे ध्यान में रखनी है, दैट इज यू नीड टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट। यू नीड टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट। क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर खराब हो जाएगी, तो बट वैसे आपका मार्केट में से जो गुड्स जो सेल होता है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, एंड इन द लॉन्गर रन, लंबे टाइम में आप लोग लॉस इनकर करना शुरू कर सकते हो। ओके, तो कॉस्ट मैनेजमेंट का मीनिंग यही है कि मैं यहाँ पे बोलूँ कि आई नीड टू मेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ कॉस्ट
इट एम्स टू मेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ कॉस्ट, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। और मैं कॉस्ट को क्या करूँ, कंट्रोल करूँ, कोई भी हो, चाहे लेबर हो, मटेरियल हो, ओवरहेड्स हो, जितना मेरा एस्टिमेटेड है उसके हिसाब से मैं, या मेरा एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, मैं ट्राई करूँ कि उसी रेंज में मैं मेरा कॉस्ट इनकर हो, और आगे फिर जाके मैं उस हिसाब से मैं मेरा प्रोडक्शन एफिशिएंट कर पाऊँ। एंड उसके साथ साथ में बेटर क्वालिटी या सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स जो मैं पहले प्रोड्यूस करता था और सेल करता था मार्केट में, वही प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करके मैं मार्केट में स्टेबलाइज रहूंगा। ओके, सो दिस इज हाउ आप लोगों को, सो दिस इज हाउ कॉस्ट मैनेजमेंट वर्क्स। एंड आई होप आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। स्टे ट्यून टू द चैनल, और अगर आपको कोई कमेंट है या कोई क्वेश्चन है, प्लीज फील फ्री टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। मैं जल्द से जल्द उसको रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। ओके फ्रेंड्स, thank you friends, thank you very much for your time, thank you।